Welcome to VLearn. Session 2, International Marketing Management, International Marketing Basic Concept. Topic to be covered: International Marketing, International Marketing Concepts, Reasons for Entering International Market, International Marketing Management Process, International Marketing Orientation, Implications of EPRG Orientations. International marketing. Yes, in a previous session we will discuss about the marketing कि marketing क्या होता है, marketing concepts क्या होते हैं. जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री को स्टडी करने के लिए, उसकी मार्केट में स्टेब्लिश होने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सो वो मार्केटिंग होती है. सेम एज अगर वो एक कंट्री हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, देन इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केटिंग ओनली. बट व्हेन अ कंपनी tries or wants to move towards the other country outside from the domestic country, then it moving towards the international marketing. जब अपनी एक होम कंट्री से निकलकर जब एक जितनी भी कंपनीज होती हैं वो होस्ट कंट्री में जाना चाहती हैं, तो उन्हें इंटरनेशनल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग होती क्या है? इज़ द multinational process of planning and executing the conceptions, pricing, promotion and distribution of idea, goods and service to create the exchange that satisfy the individual and organization objective. So it is basically the multinational process of planning and executing. ये एक मल्टीनेशनल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी अपने गुड्स से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड, अपने आइडिया से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग करती हैं, एग्जीक्यूशंस करती हैं अबाउट देयर प्राइसिंग, प्रमोशंस, अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट देयर कंसेप्शंस, उन सब की एक्सचेंजिंग जो होती है एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में को फुलफिल करने में जो हेल्प कर रहा है, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग. बेसिकली इन अ रफ टर्म इट इज़ व्हाट, जब आप किसी भी तरीके के एक्सचेंज प्रोसेस को अकर करते हो आउटसाइड योर डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग. So international marketing refers to the marketing carried out by companies overseas or across the national boundaries. So that's very obvious कि अगर किसी भी तरीके की marketing activities overseas boundaries में जाकर apply होती हैं, so that comes into the international marketing. This strategy use an extension of a technique used in the home country of the firm. So basically ये हम ये कह सकते हैं when the company really want to move from home country to another country, so अपनी home country से आगे निकल कर कहीं और टेक्निक्स को यूज़ करता है. so that comes into the international marketing. By making more clear ideas about international marketing, it is simply the application of marketing principles to more than one country. और ज़्यादा बेसिक और सिंपल आइडिया गेट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग का वो ये है कि ये वही सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है ऑन द टर्म्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ कंट्रीज़. जब मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को स्प्रेड आउट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो दैट मीन्स बीइंग इन अ कंपनी आई एम मूविंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केटिंग. So international marketing is often not as simple as marketing your product to be more than one nation. Company must consider the language barriers, ideals and customs in the market they are approaching. In terms of yes, we are considering कि एक simple marketing concept को आप दूसरी countries में जाके apply कर रहे हो. जितना simple ये सुनने में लगता है उतना ही simple उससे कहीं ज़्यादा complex इसको अप्लाई करना है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में एंटर होने का मतलब, वहाँ पर मार्केटिंग करने का मतलब है यू हैव टू गोइंग टू फेस द बैरियर्स ऑफ अ लैंग्वेज, बैरियर्स ऑफ कस्टम्स, बैरियर्स ऑफ आइडियाज़, बैरियर्स ऑफ परसेप्शंस. इन सब तरीके के बैरियर्स आपको फेस करने पड़ेंगे. इन्हीं बैरियर्स को कैसे कोप अप करना होता है और कंपनीज किस किस स्ट्रैटेजीज़ के साथ या किस किस अप्रोचेस के साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर हो सकती है, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. नाउ जैसा हम लोगों ने नॉर्मल मार्केट में पढ़ा था कि येस देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट इन अ मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है द डोमेस्टिक मार्केटिंग. Domestic marketing that is targeted exclusively at a home country market. A purely domestic company operate only domestically. When it reach the growth limits,
It diversify into the new market, produce and technologies within the country inside or entering into the instead of entering into the foreign market. गेटिंग ऑन आइडिया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक मार्केट। इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ते वक्त वी मस्ट हैव एन आइडिया, हमें एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट लेकर चलना होगा कि देयर वर द 2 बाउंड्रीज 2 to 3 to 4 2 से ज़्यादा बाउंड्रीज हैं जिसके अंदर एक कंपनी परफॉर्म करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहती है। डोमेस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर एक कंपनी अपनी होम कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं और वो उसी पर स्टिक रहती है, जो भी उसके आइडियाज़ हैं, जो भी उसके कंट्रीज़ के आइडल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, जो भी उसकी कंट्रीज़ की फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो उसकी कंट्री की कॉन्सेप्ट हैं, वो उसी को फॉलो करते हुए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं। और जब उसकी एक ग्रोथ लिमिट तक आ जाती है देन इट मूव टूवर्ड्स दी अनदर मार्केट, वो न्यू मार्केट में एंटर होता है, चाहे न्यू प्रोडक्ट के साथ, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, बट ऑन द वन सेम कंट्री, वो किसी और फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाते। सो दैट कम्स इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। अनदर इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग। दिस इज फर्स्ट स्टेज व्हेन द फर्म स्टेप आउट द डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सप्लोर द मार्केट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द कंट्री। सो ये एक एक्सपोर्ट मार्केटिंग हम ये बोल सकते हैं कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप, ये एक पहला कदम होता है जिसके अंदर एक जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट होती है या हमारी जो कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं। सो इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग द मेन एम ऑफ अ फर्म इज़ टू एक्सपैंड द मार्केट साइज। तो मेन मोटो क्या होता है एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होने का कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशंस लेकर आ सको, दैट मीन ज़्यादा से ज़्यादा वाइड एरिया हो आपके पास परफॉर्म करने के लिए आपकी कंपनी के पास, जिससे कि उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट हो पाएंगे। Firms produce all its goods in the home country and export the supplies production to the another country. Concept क्या होता है basically? Being in a company, सारी प्रोडक्शंस यहाँ पर होती हैं XYZ प्रोडक्ट की, मेरा काम सिर्फ उसे एक्सपोर्ट करवाना है टू अनदर डिफरेंट कंट्री। सपोज आई एम मेकिंग सर्टन काइंड ऑफ इन स्पाइसेस, तो उस केस में मैं स्पाइसेस को सिर्फ इम्पोर्ट करवा रहा हूँ, सो दैट कम्स इनटू द एक्सपोर्ट मार्केटिंग। देन international marketing. International marketing basically focus the changes from just exporting to marketing in the foreign country. जब आप किसी भी तरीके से बिल्कुल फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर होकर आप अपने कॉन्सेप्ट में थोड़े से चेंजेस लाके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ शुरू करते हो। कंपनी स्टैब्लिश दी सब्सिडरीज इन दी फॉरेन कंट्रीज टू अंडरटेक द मार्केटिंग ऑपरेशन। तो किसी भी तरीके की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट करने के लिए, किसी भी तरीके की मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्ट करने के लिए कंपनीज क्या करते हैं, दे यूज टू ओपन द सब्सिडीज़, वो अपनी सब्सिडीज़ स्टैब्लिश कर देते हैं, वो सब्सिडीज़ ओपन कर देते हैं जो कि उनकी वहाँ पर फॉरेन कंट्री के अंदर जितनी भी उसकी मार्केटिंग ऑपरेशंस होती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो टेक केयर करते हैं। मल्टीनेशनल मार्केटिंग इज द अनदर कॉन्सेप्ट। मल्टीनेशनल मार्केटिंग इज बेसिकली द अडेप्टेशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स suitable to the marketing differences in the marketing environment of each country. So this is what adaptation is. Adaptation in terms of कि आप जिस कंट्री में जाके परफॉर्म कर रहे हो, मल्टीनेशनल मतलब n numbers of boundaries are there, n numbers of boundaries हैं जहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर रही है apart from the domestic market. So in that terms जिस भी कंट्री में आप एंटर कर रहे हो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, वहाँ के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, थोड़े से चेंजेस ले आओ ताकि वहाँ की जो भी मार्केट एनवायरनमेंट है उसे एक कंट्री का उसे अडॉप्ट कर सके। सो इफ़ बीइंग इन अ कंपनी आई एम एंटर इनटू दी 6 डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंट्रीज़, मैं 6 अलग अलग बाउंड्रीज़ या 6 अलग अलग कंट्रीज़ में एंटर करती हूँ, तो इन दैट केस उन 6 के लिए मेरे पास अलग कॉन्सेप्ट होगा अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का और अलग टेक्निक होगी उन्हें सेल आउट करने की। सो दैट कम्स इनटू द मल्टीनेशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द अडेप्टेशन ऑफ अ डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स suitable to the marketing differences in the marketing environment of each country. Then the global marketing. Global marketing is basically kind of a strategy. The word as in a whole is viewed as a market and the firm attempt to standardize as much of a company's effort as is practically on the worldwide basis. जब एक कंपनी अपनी
ग्लोबल मार्केट को एक मार्केट कंसीडर करने लगती है, पूरे वर्ल्ड को जब वो एक होल मार्केट की तरह कंसीडर करने लग जाती है, दैट मीन्स कंपनी वॉज एक्चुअली एंटर इन टू दी वेरी मच स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट में आ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट वो सेल आउट करती है अलग अलग countries के अंदर. So that comes into the global market. So thus the global marketing views in an entire set of a country market as a unit. पूरी जितनी भी कंट्रीज की मार्केट है उन्हें आप एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हो. आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बायर्स विद अ सिमिलर नीड एज अ ग्लोबल मार्केट सेगमेंट एंड डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान दैट स्टीज फ्रॉम द स्टैंडर्डाइजेशन. सो पूरी ग्लोब मार्केट में से वो सिमिलैरिटीज़ जनरेट करना पीपल के बीच में, जो कि एक हर एक को एक कॉमन और हर एक को एक सिमिलर फैक्टर दे रहे हो, और उसी सिमिलर फैक्टर्स और उसी सिमिलैरिटीज़ के बिहाफ पर आप फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सकते हो और एक ग्लोबल मार्केटिंग में एंटर किया जा सकता है. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर एंटरिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग. अगर एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर होना भी चाहती है बाय द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, बाय द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग और बाय द फॉर्म ऑफ अ ग्लोबल मार्केटिंग, सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके बिहाफ पर एक कंपनी एंटर कर सकती है या करना चाहती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. सबसे पहला है द डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेन. डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेन बेसिकली जब आपकी खुद की डोमेस्टिक मार्केट या आपकी कंट्री की जो रिस्पेक्टिव मार्केट है वो उस तरीके की प्रॉफिट जनरेशन या वो उस तरीके के हेल्दी कॉन्सेप्ट्स को नहीं लेकर आ रही. वी कैन से दैट कि it is must be a constraint drives many of these kind of market. That is when the domestic market of particular product is actually finished up. अगर वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाती है या वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है तो उस केस में कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होती है. Any kind of government policies and regulations, this comes into the motivate the firms to the internalize. This government may impose certain restrictions on the further growth and capacities expansions of some firm. So within the domestic market in order to achieve the certain social objectives. So किसी भी सोशल ऑब्जेक्टिव की वजह से सपोज गवर्नमेंट किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जिसकी वजह से आप ग्रोथ या एक्सपेंशंस को फॉलो अप नहीं कर सकते हो. सो इन दैट टर्म्स व्हाट कंपनी गोइंग टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. थर्ड, growth of overseas market. Growth of overseas market is basically if there were the enormous growth potential of many foreign market as a very strong attraction of a company to enter into the foreign market. जब बाहर की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो एक पर्टिकुलर फील्ड और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, सो येस इट मूव टूवर्ड्स दी फर्दर international market type. Then increase productivity when they were necessary for ultimately survival of a firm. That means एक productivity जो होती है वो ultimately survival concept होता है. So this itself may lead a company to increase the production and to seek the export market. जब कंपनी किसी तरीके की हाई प्रोडक्टिविटी चाहती है और उसको लगता है कि हाँ वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी को राइज कर सकती है, सो इन दैट टर्म्स एक इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जो कि उसको एक्सपोर्टिंग की तरफ भी प्रमोट कर सकता है एक कंपनी को. सो दैट्स कम्स इनटू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. देन रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी. रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली it is, we can say, one of the most important objective of internationalization is that profit advantage. International business could be more profitable than the domestic. So the price realized in the export market may be relatively higher than the realized in the home market. So जब profit concept जो है वो international market में अगर बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट जनरेशंस अच्छी हैं, सो दैट्स वेरी ऑब्वियस ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करता है. दैट्स कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है. देन डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क. अगर किसी भी तरीके के बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द फील्ड ऑफ रजिस्टर्स मेकिंग, तो इन दैट केस मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हूँ बाय मेकिंग सर्टन
kind of pens, or I'm moving towards the इंटरनेशनल मार्केट टू सेल माई रजिस्टर्स, तो मैं अपना या तो मार्केटिंग सिनेरियोज बदल रही हूँ या मैं नए प्रोडक्ट्स के साथ आ रही हूँ. सो ये जो एक्टिविटीज़ या ये जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं वो एक कंपनी क्यों लेती है? जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए. सो दैट्स कम्स इनटू द डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क. देन कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज. जब किसी भी तरीके के इन्फ्लेशंस को और प्राइस राइज को कम करने के लिए कंपनीज इनिशिएटिव्स लेती हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए. वी कैन से दैट ऑन द सेवरल ओकेजन्स गवर्नमेंट परमिट द इम्पोर्ट टू इंक्रीज द सप्लाई एंड कंट्रोल प्राइस. सो दस द control that inflationary pressure on the economy. Whenever domestic price increase, normally imports are allowed to increase the supply and control the price. So when the importer product are available at the lower price, domestic producers are also reduce their price. So without import, there is no pressure on the domestic producer to reduce their price. So in that terms, yes, the lack of imposed product alternative forces consumers to pay more, resulting in the inflation and excessive profit of a local firm. So this development usually act as a prudent to the workers' demand for the higher wages, further aggregating the problems of inflation. So किसी भी तरीके की inflation problems को minimize करने के लिए, because import और exports के बीच में बहुत ही एक good interactions और relation concept होता है. Then counter competition. Counter competition is basically the offensive situation for a company. जब higher competition की वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा offensive situations को face कर रही है या it is way to the counter competition, तो in that terms वो international market में enter हो सकती है. So the strategy of a counter competition is to basically to penetrate the home market of the potential foreign competitor so as to diminish the competitive strength. जब एक आपके फेलो कंपनीज जो होते हैं या फेलो कंपटीटर्स जो होते हैं, आप उनके मार्केट को स्पॉइल कर दो, सो जस्ट रीजन बिहाइंड कि वो आपके कंपटीशन की स्ट्रेंथ को कम कर दें, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट शेयर फ्रॉम दी फॉरेन पेनिट्रेशन. ये एट द सेम टाइम व्हेन कंपनी इनिशिएटिव लेती है कि किसी भी बहुत ज़्यादा अगर हाई MNCs या आउटर पार्टीज़ या इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, सो दैट इज़ द गवर्नमेंट इज ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. Then counter competition. Counter competition we all come to know. Now we are moving towards the strategic vision. Now the systematic, we can say, the systematic and growing internationalization of many companies is essentially a part of their business policy or the strategic management. So the stimulus of the internationalizations come from the usage to grow, the need to become more competitive, the need to diversify and to get the strategic advantage of the internationalization. That comes into the strategic vision. So this is what the one by one explanation जो कि हम लोगों ने अभी थोड़े स्टडी किए सारे पॉइंट्स. The domestic market constraint, it is the size of the domestic market in very small due to the क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट राइज होते हैं. जैसा कि हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि जब डोमेस्टिक मार्केट ख़राब हो जाती है या डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती, तब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करती. तो वो पॉइंट्स क्या क्या है? जब डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी हो, ये एक पॉइंट है. ड्यू टू रिसेशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, कंपनी में नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी. एक प्रॉपर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं राइज हो सकती जब तक एक कंपनी जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करती है अपने रिसोर्सेज की. देन मार्केट ऑफ अ नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रेंड्स टू सैचुरेट और डिक्लाइन इन द एडवांस कंट्रीज. दैट मीन्स व्हेन देयर वाज द एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, आप ऑलरेडी बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो आप जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, वही प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. सो ऑटोमेटिकली आपकी जो सैचुरेशन और डिक्लाइन स्टेज है वो क्विकली आने के चांसेस है. उस केस में भी कंपनी डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स को लाइक नहीं करती है. देन ग्रोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट कॉज द ग्रोथ इन द डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट्स, अट्रैक्टिंग द मैन्युफैक्चरर टू दीज प्रोडक्ट टू इंटरनेशनलाइजेशन.
Government policy, if government impose any kind of restrictions on the companies पे किसी तरीके की restrictions, that means that person is having we can say that growth and capacity expansions of some firm within the domestic market in order to achieve the certain social objective. Then yes, growth of overseas market, जब overseas market में बहुत ज़्यादा potential हो growth earn करने की, उस केस में भी company move on करती है. Then relative profit, जब profitability scenario बहुत बड़ा हो comparative to the home country. Strategic vision is basically growing the internationalization of many companies is essentially a part of their business policy or strategic management. In terms of yes, just to bring out the proper growing a proper systematic collaborations from the company's other side, so that further lead towards the clear understanding of the strategic visions and missions. Then what is international marketing process? International marketing process, we can say, can be defined by analysis, planning, implementation and control of progress, designed to create, build and maintain beneficial exchange with the target buyers in overseas market for the purpose of achieving organizational goal. So in that terms, yes, it can be defined as किसी भी तरीके की analysis, किसी भी तरीके की planning, किसी भी तरीके की implementation and control of marketing plans, which is basically designed to create, build and maintain the beneficial exchange process, which target the buyers in the overseas market for the purpose to achieve the organization objective. So now किस तरीके के step involve होते हैं, किस तरीके के स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस में. इफ़ वी डिस्कस अबाउट द स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज मतलब अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट है कैसा. इट वुड बी लाइक अ स्वॉट एनालिसिस. आप ये कह सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस जैसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना सबसे पहला. दूसरा, मार्केट सिलेक्शन. फाइनली टू चूज योर टारगेट मार्केट, आप जो अपने टारगेट मार्केट को चूज आउट करते हो. आफ्टर गेटिंग द टारगेट मार्केट, अनदर अंडरस्टैंडिंग इज प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन. फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यू विल एक्चुअली ऑफरिंग टू द मार्केट, मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट दोगे, दैट कम्स इनटू द प्रोडक्ट सिलेक्शन. फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ एंट्री मोड. सिलेक्शन ऑफ एंट्री मोड इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरीके से सिलेक्शन करने वाले हो. देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्शन. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्शन इससे पहले जितनी भी थी, इट इज़ फॉर डिसाइडिंग अपॉन क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केट कैसे होगी प्रोडक्ट की, कैसे सिलेक्शंस होंगे, कैसे सेल आउट होंगे. बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्शन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर 4 पीस कवर होते हैं: प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी. So international organization decisions was there. Final was the getting up the decision, जब आप ultimately decisions लेते हो कि करना क्या है. Then international marketing orientation. Yes, there are few orientation concept of international marketing. Orientation concept is we can say that जब हम लोग किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शंस या मूवमेंट करते हैं, सो उस केस में क्या एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है. सो इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन के अंदर जो ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, दैट इज़ EPRG कॉन्सेप्ट. इट बेसिकली आइडेंटिफाई द 4 टाइप ऑफ orientation towards the internationalization of the business opportunities. So in that terms, जब किसी भी तरीके की proper orientation choose की जाती है एक internationalization से, so that comes into the EPRG orientation. First is the ethnocentric, another is the polycentric, third is the regiocentric, another is the geocentric. Now what is anthrocentric? Anthrocentric orientation, basically companies follows this orientation when it does not difference between domestic and foreign market, and consider that techniques which are applied to the domestic market can be applied to the international marketing also. In terms of जब कंपनी इस तरीके की बिलीविंग रखती है कि किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग या किसी भी तरीके की जो हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जितने भी हमारे फॉरेन मार्केटिंग या डोमेस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी अप्लाइंग दोनों जगह सेम होती हैं. दैट्स कम्स इनटू द एथनोसेंट्रिक. दैट मीन्स
कि किसी भी तरीके के डिफरेंस नहीं होते हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स की अपलाइन में, दैट मीन्स उनकी एप्लीकेशंस बिल्कुल सेम होती है. इन दिस फेज ऑफ फर्म ओवरसीज operations are considered secondary to the domestic operation and as a means to dispose of the domestic surplus production in terms of कि जो हमारे जितने भी ओवरसीज ऑपरेशंस होते हैं वो हमारी प्राइमरी फैक्टर्स नहीं होते. प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? दी डोमेस्टिक ऑपरेशंस. देन इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज विल बी कंट्रोल फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री एज वेल. And this approach will be better suit small firm just entering the international operations. When a firm is small and is not in the position to invest heavily in the overseas operation, it is better for it to identify the country which have a same characteristics and similar to those of the home country and export to them. In terms of yes, अगर किसी भी तरीके की सिमिलैरिटी सिचुएशंस मार्केट में अराइज होती हैं, सो उन सिमिलैरिटी सिचुएशंस के बेसिस पर एक कंपनी एक छोटी कंपनी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेस को करने जा सकती हैं. पर ये मेनली वो कंपनीज फॉलो करती हैं जो स्मॉल इन साइज होती हैं एंड येस एट द सेम टाइम who didn't have a higher expansion area. Then polycentric orientation. Polycentric orientation basically in this each overseas market is different from the other and local techniques and personnel are the best suited with the local condition. So firms with this orientation are known to organize their international marketing activity on a country by country basis. Each country is treated as a separate entity and subsidiaries are established overseas. That's very obvious कि हर एक फर्म का एक ओरिएंटेशन उसके हिसाब से किया जाता है. हर एक कंट्री की जो एक यूनिकनेस होती है उसे फॉलो किया जाता है कि येस इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कंट्री टू कंट्री डिफर होती हैं. सो इन दैट टर्म इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव द प्रॉपर separate entities or the proper subsidies in that particular country. This orientation will be provide the ideal for the firm seriously committed to the international marketing and have capacity to invest. So इस केस में वो वाली कंपनीज होती हैं जो बहुत ही डेडिकेटली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर होना चाहती हैं and yes at the same time who have a willingness to do so. This approach is best suited if there is a significant difference between countries. So अगर difference है countries के बीच में तभी ये orientation follow हो सकती है. Then regiocentric orientation. In this phase, the firm recognize the common feature of the region, view that region as in a one market and organize the activity for that regions as well as. So इस केस में कंपनी एक पर्टिकुलर रीजन को कॉमन सिनेरियो बनाती है, कॉमन फीचर बनाती है और उसी रीजन के बिहाफ पर वो अपनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करती है और परफॉर्म भी करती है. दैट कम्स इनटू द regiocentric. Geocentric orientation is basically the basic philosophy of this orientation is that all humans are alike and the entire world is treated as in a one market. So that is what geocentric कि हर एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक जैसा है, उनकी नीड्स उनकी प्रेफरेंसेस एक जैसी हैं और उसके बिहाफ पे कंट्री को या वर्ल्ड को पूरे एक वन मार्केट की तरह कंसीडर किया जाता है लाइक इन ग्लोबल मार्केट. दैट कम्स इनटू द जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. Now what was EPRG depends upon. EPRG किस किस बेसिस पर डिपेंड करते हैं? सबसे पहले तो दी साइज ऑफ फर्म. रीज़न इज बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में कंपनी ईजिली डिफर कर सकती है कि उसे किस तरीके के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को स्टडी करना है. देन एक्सपीरियंस इन दी ओवरसीज मार्केट. एक पर्टिकुलर कंट्री को कितना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, complete fresher है या have a good experience in that particular cases. So that comes into the experience in overseas market. Then extend to the heterogeneity of the potential market. अगर किसी भी तरीके की heterogeneous factors के साथ आके enter होना है, so in that case also it is good option to choose. Then nature of product. Finally nature of product भी यही decide करवाता है कि कौन सा product कितना better है. Do it yourself. Yes, there are few questions which you have to understand and do it yourself. First, सबसे पहला है explain the international marketing orientation. आपने यहाँ पे बताना है कि international marketing की orientation basically कैसे होती है, यानी कि 5 points you have to explain in the orientation.
व्हाट आर द रीज़न टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्या क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर होने की. सो यू हैव टू give up or write up all the reasons of the international marketing. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.